हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का भी लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी वीना मलिक ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई सारी कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वीना मलिक है। आज मेरी उम्र 32 साल की है। ये घटना उस समय की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। उस समय मैं जिस गांव में रहा करती थी वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था। ना ही तो लाइट का कोई ठिकाना था और ना ही पानी का। हम लोग शाम होते ही अपने अपने घर पर चले जाते थे। हमारे स्कूल को शाम के 4 बजे छुट्टी थी। मुझे अच्छे से याद है, एक शाम की बात है कि 4 बजे स्कूल से छूटने के बाद मैं अपनी दोस्त के घर पर गई। मैंने सोचा कि स्कूल का जो होमवर्क है वो उसी के साथ बैठकर कर लूँगी, क्योंकि मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। मैं इसीलिए उसके घर पर चले गई। वहाँ बातें करने में और होमवर्क करने में कब शाम के 8 बज गए पता ही नहीं चला। उस समय फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए मेरे घर वालों को भी टेंशन हो रही थी कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। मेरी दोस्त के घर से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने सोचा कि अभी जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए, तो मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और उसके घर से निकल पड़ी। हालांकि जो मेरी दोस्त के पिताजी थे उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना किया और मैं खुद ही वहाँ से निकल पड़ी। एक जो शॉर्टकट होकर जाता था वो था खेतों के बीच का रास्ता और थोड़ा जंगली रास्ता था। वैसे जो लॉन्ग कट भी था वो भी कोई खास अच्छा नहीं था। हमारे गांव में सड़कें पक्की नहीं थी। मैंने इसीलिए शॉर्टकट लेने का सोची और जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊँ, बस इसीलिए निकल पड़ी। उस समय हमारे गांव में तो बिजली भी नहीं होती थी बराबर से, इसीलिए जब मैं निकल रही थी तो मेरी दोस्त ने मुझे टॉर्च दिया। वो कहने लगी कि ये टॉर्च लेकर जा, कल मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं वो टॉर्च लेकर चुपचाप निकल पड़ी। जब मैं कुछ दूरी पर आगे बढ़ी, वैसे तो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं इसीलिए एकदम सन्नाटा था, लेकिन मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि आसपास में कोई है, और जो कोई भी था वो शायद मेरा पीछा कर रहा था या मुझ पर नज़र रखे हुए था। मुझे कई बार ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है वो लोग मुझ पर कहीं हमला ना कर दें, लेकिन फिर भी मैं अपनी तेज़ कदमों के साथ साथ आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ दूरी पर मैंने एक बड़ा सा विशाल सा पेड़ देखा। वो पेड़ के नीचे हलचल नजर आई, कुछ हिल रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई जंगली कुत्ता होगा या पता नहीं कुछ और। मैंने इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा कि बहुत सारी सूखी पत्तियों के ऊपर कोई चल रहा है। मैंने जब वहाँ पर टॉर्च मारा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ें चरचराने की या फिर पत्तों के हिलने की अब भी आ रही थी। वैसे हवाएं तो नहीं चल रही थी, लेकिन वो आवाज़ें कैसे आ रही थी ये समझ में नहीं आया। मैंने फिर टॉर्च की लाइट को वहाँ से हटा लिया और चुपचाप रास्ते पर नीचे मारते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर मेरा घर था। मैं अपने घर पर पहुँच गई। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे पसीने में देखकर मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वो लोगों ने पहला सवाल मुझसे यही किया कि कहाँ थी इतना लेट तक। मैंने उसके बाद उन लोगों को सारी बात बताई। जब रात में सब लोग सोने लगे तब मुझे वही बात याद आ रही थी कि उस पेड़ के पास कौन होगा और वो क्या था। मैंने ये बात उस समय तो किसी को नहीं बताई, लेकिन हाँ, अगली सुबह जब ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। लेकिन वो ऐसा दिखा रहे थे कि मानो कोई जंगली जानवर होगा। शायद वो उस समय इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि मैं ना डर जाऊँ। मैं स्कूल पहुँचने के बाद अपनी दोस्त को ये बात बताई तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आज वहाँ पर चलकर देखते हैं। हम स्कूल छूटने के बाद कुछ 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ठीक उसी जगह पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर खून के दाग थे, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था
कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर ने किसी को खाया है या पता नहीं कुछ तो हुआ है जिस वजह से यहाँ पर खून के इतने धब्बे पड़े हुए हैं। उसके बाद हम दोनों ही डर गए। मैं अपने घर चले गई और वो अपने घर। हम लोगों ने अपने अपने घर पर बताया तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, कल जाकर दिन में देखते हैं। अगले दिन हमारी स्कूल की छुट्टी थी। मेरे घर वाले और मेरी दोस्त के घर वाले वहाँ पर पहुँचकर देखने लगे, लेकिन उन्हें उस समय कुछ समझ में नहीं आया। मेरा जो बड़ा भाई था, जब ये बात उसको पता चली, वो कहने लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे ना कैसे उसे पता कर ही लूँगा कि वो क्या था। फिर कुछ दिन के बाद वो एक रात में घर पर भागा आया और उसे पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी। हमें लगा कि शायद कहीं गिर गया होगा भागते हुए या खेलते हुए, पता नहीं, लेकिन वो आकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मानो उसकी बोलने की क्षमता एकदम से खत्म हो चुकी थी। बहुत देर पूछने पर उसने अपना मुंह खोला और फिर उसने बताया कि उसने वहाँ पर एक आत्मा को देखा। घर वाले कहने लगे कि आत्मा मतलब क्या? वो कभी आत्मा कह रहा था, कभी भूत, कभी चुड़ैल। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो उस समय बोल क्या रहा है। घर वालों ने उसे डांट लगाई, कहने लगे कि इतनी रात में तुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने उस समय अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। 2-4 दिन बीत जाने के बाद उसने बताया कि जब वो वहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था देखने के लिए, तो उसने देखा एक बड़ा सा हैवान, आदमी तो कभी वो औरत दिखता, वो वहाँ पर टहल रहा था और कुछ ज़मीन से उठा कर खा रहा था। हमें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब उसके और नज़दीक गए तो हमने देखा कि वो आधा जानवर और आधा इंसान जैसा दिख रहा था और वो नीचे ज़मीन पर पड़े हुए बड़े बड़े मांस के टुकड़े उठाकर खा रहा था। वो देखने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि हम लोग वहाँ से तुरंत भागने लगे। लेकिन जब हम भाग रहे थे तब उसने हमें देख लिया और वो हमारा पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो पता नहीं कहीं एकदम से गायब हो गया और सभी दोस्त लोग वहाँ से भाग गए। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो था क्या। ये बात उसने जब बताई तो गांव में मानो लोगों को जैसा जैसा बात मालूम पड़ी, सब लोग डरने लगे और गांव के कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि उस पेड़ को ही कटवा देना चाहिए। जब गांव में ये बात सभी लोगों को पता चल गई तो गांव के सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि एक काम ये करते हैं, रात में सभी लोग मिलकर वहां जाते हैं और जाकर देखते हैं। फिर एक रात सभी लोग टॉर्च लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंचे। कुछ लोगों ने हाथ में आग की मशालें भी ली थी। उनका कहना यह था कि भूत प्रेत जो होते हैं वो आग से डरते हैं, तो हो सकता है कि अगर वहाँ आत्मा हो या भूत हो, वो आग से डर कर भाग जाए। जब वहाँ जाकर उन लोगों ने देखा तो उन्हें पहले दिन तो कुछ नहीं मिला। दूसरे तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। शायद उस भूत को या आत्मा को ये पता चल जाता होगा कि कुछ लोग उसके लिए ही आ रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये बात लोगों के बीच में कुछ इस तरह फैली कि आए दिन कोई ना कोई वहाँ पर किसी को देखता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब लोगों को समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर लोगों ने उस पेड़ को कटवाना ही ठीक समझा। वो पेड़ तो कट गया, लेकिन उसके बाद भी उस भूत की या आत्मा की दहशत लोगों के दिलों से कम नहीं हुई। हाँ, एक बात ये कहना चाहूँगी कि वो पेड़ के कट जाने के बाद वो आत्मा कभी किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन ये डर लोगों के दिल में कई ज़माने तक बना रहा और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी वीना मलिक की छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी चेतन पवार की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम चेतन है। ये घटना आज से लगभग 12-15 साल पुरानी होगी। उस समय हम जिस नए घर में शिफ्ट हुए थे, उसी घर के बगल में एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था, लेकिन उसमें रहने के लिए सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। बल्कि यूँ कहिए कि रहते 3 थे, लेकिन दिखते सिर्फ 2 ही थे। एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उनका एक बच्चा। जब हम लोग वहाँ पर रहने के लिए गए, पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि मेरे पिताजी एक सरकारी ऑफिसर है, इसीलिए साल 2 साल में उन्हें दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र मिलता ही रहता है। जब हम लोग उस जगह पर जाकर रहने लगे तो मैंने पिताजी से कहा
कि पिताजी एक कैसी जगह है, यहाँ पर आस पास कोई लोग ही नहीं रहते हैं। 2-4 बंगले दिख रहे, वो भी इतना दूर दूर। अगर कोई भी सामान भी लेने जाना हो तो काफ़ी बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि घर से बाहर नहीं बल्कि घर से लगभग 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। जिस पर पिताजी ने कहा कि हाँ, 1-2 साल की बात है, वो भी यूं ही निकल जाएंगे। मैं वो बाजू वाले घर में हमेशा एक चीज़ नोटिस करता था। वो ये थी कि जब भी शाम होती थी तब वो बच्चा और उसके पिताजी ये दोनों ही बाहर निकल जाते थे और घर में से बहुत आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि कोई बर्तन उठाकर यहाँ से वहाँ फेंक रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद घर में और भी लोग होंगे जिनके बीच झगड़ा चलता है। एक शाम में मैं अपने घर के बाहर आंगन में कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। वो बच्चे का बॉल खेलते खेलते मेरे वहाँ पर आकर गिर पड़ा। वो बच्चा बॉल लेने के लिए जब मेरे घर के सामने आया तो मैंने उससे बातचीत की और उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद मैंने उससे कहा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं? वो कहने लगा कि हम 3 ही लोग हैं। मैंने कहा कौन कौन? वो बताया मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी अंदर ही रहती है, कभी उन्हें हम लोगों ने देखा नहीं? वो कहने लगा कि हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गया। मानो साफ समझ में आ रहा था कि वो कुछ बातें छुपा रहा है। मैंने भी ये बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब रात में हम लोग डिनर कर रहे थे तब मैंने अपने पिताजी से ये बात कही। पिताजी को भी सुनकर कुछ अजीब लगा। फिर मैंने अपनी मम्मी को जब ये बात बताई और मम्मी को फोर्स करने लगा कि मम्मी एक बार उनके घर पर जाकर आप देखो तो सही कि बात क्या है। मम्मी पहले तो मना कर रही थी, उसके बाद मम्मी मानकर कहने लगी कि हाँ, आज जाकर देखती हूँ। शाम होती है कि उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। जब मम्मी उनके घर पर पहुँची तो मम्मी ने देखा कि वहाँ पर आंगन में वो लड़का और उसके पिताजी दोनों बाहर थे और घर में से आवाज़ आ रही थी। मम्मी ने कहा क्या बात है, अंदर कौन चिल्ला रहा है? तो वो बच्चे के पिताजी कहने लगे कि अंदर मेरी पत्नी है, वो पागल है, इसीलिए उसे रोज़ाना दौरा पड़ता है और वो ऐसी सब हरकतें करती है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसा दौरा कि रोज़ाना शाम के 6 बजते ही दौरा पड़ता है। मैंने लेकिन इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में हम लोग लग गए। एक शाम की बात है, जब मैं बाहर बैठा हुआ था, कुछ 7 बज रहे होंगे, कि मैंने देखा वो बच्चा बाहर खड़े होकर रो रहा था और उसके पिताजी कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उसके बाद वो बच्चे को आवाज़ लगाई और मैंने कहा क्या बात है, तू यहाँ खड़े रह के रो क्यों रहा है? वो कहने लगा कि मेरे पिताजी किसी काम से बाहर गए थे, उन्हें आने में लेट हो गया। मैंने कहा तू अंदर चले जा। वो बच्चा डर रहा था, कह रहा था कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने उसे जिद किया, उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर उसे लेकर चला गया। मैंने अंदर जाकर देखा कि उसकी माँ छत की दीवार से लगी हुई थी, जैसा मानो कि वो इंसान नहीं बल्कि एक छिपकली है। ये देखकर मेरे पैर कांपने लगे। मैं वो बच्चे का हाथ पकड़ा और तेज़ी से पीछे मुड़ा ही था कि घर से बाहर निकलूँगा, लेकिन अपने आप एक ज़ोर की आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा बंद हो गया। मैं दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। साथ ही साथ वो औरत की आवाज़ एकदम से बदल गई और जाड़ी आवाज़ में वो चिल्लाकर कहने लगी, मेरे घर में क्यों आया है? मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। मैं तो बस वहीं पर घुटनों के बल गिर के उससे माफ़ी मांगने लगा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, बस मुझे आज यहाँ से चले जाने दो। फिर दोबारा से दरवाज़ा खुला, मैं बाहर निकला तो वो बच्चा भी मेरे साथ बाहर आ गया। हम दोनों ही भागकर अपने घर पर आ गए और दरवाज़ा दोबारा बंद हो चुका था। वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। कुछ आधे या 1 घंटे के बाद जब उसके पिताजी आए तो वो मेरे ही घर पर आए। शायद उन्हें अपने घर पर उनका बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। जब वो बच्चे को लेने आए तो हम लोगों ने उनसे बात पूछी, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मानो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके पिताजी ने बताया कि कुछ समय पहले की बात है, एक शाम में वो लोग शॉपिंग करके अपने घर लौट रहे थे। तभी घर आते आते रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। जिस जगह गाड़ी खराब हुई थी वहाँ आस-पास दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी
और चुपचाप अपने घर के लिए आगे पैदल ही बढ़ गए। रास्ते में थोड़ा जंगली रास्ता मिला। वो रास्ते में उन लोगों ने कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस की, जैसा किसी का दर्द से चीखना, चिल्लाना, या मानो कभी ऐसा लगता कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। वो आदमी बता रहा था कि मैं तो मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर और बच्चे का हाथ पकड़कर उन्हें घर की ही ओर ले आ रहा था, लेकिन मेरी पत्नी जिद्दी थी। वो कहने लगी कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। मेरे लाख मना करने पर भी वो मेरी बात नहीं मानी और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी के पास जाकर पहुंच गई। वहाँ पर उसने देखा कि उस झोपड़ी में तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ें झोपड़ी के अंदर से ही आ रही थी। उसने अंदर जाने की जिद की। मैंने उसे कई बार रोका, मनाया, लेकिन वो नहीं मानी और वो उस झोपड़ी के अंदर चले गई। जब वो झोपड़ी के अंदर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके सामने काले रंग का एक घेरा था। वो उस घेरे में शायद खून डाल रहा था और आसपास उसके एक गंदी बदबू आ रही थी। मेरी पत्नी ने जब ये देखा तो वो चीखते हुए वहाँ से बाहर निकली और बाहर आकर बेहोश हो गई। मैंने जाकर उसे तुरंत पकड़ा और उठाकर घर लाने लगा, लेकिन वो आदमी जो अंदर बैठा हुआ था उसने देख लिया था। वो बाहर आया और उसने कुछ मंत्र पढ़कर मेरी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए फूंक दिया। उसके बाद से मेरी पत्नी की ये हालत हो गई कि अब उसे रोज़ाना शाम के समय ऐसे ही दौरे पड़ते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो खुद का ही हाथ चबाकर खाने लगती है। उसके बदन पर या उसके शरीर पर जितने भी घाव है वो उसने खुद अपने आप को दिए हैं। जब हम लोगों ने उसकी ये बात सुनी तो मेरे पापा ने कहा कि उसे पागल खाने की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक या ओझा की ज़रूरत है, उसे किसी पुजारी जी को दिखाओ। फिर वो आदमी कहने लगा कि हम लोगों ने बहुत बार अलग अलग जगह पर कोशिश की, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पिताजी सरकारी ऑफिसर थे, इसीलिए उनकी पहुंच बहुत अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने एक बड़े ज्ञानी आदमी को ढूंढ कर लाया और उसे सारी बात बताई। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, जिस समय पर वो दौरा पड़ता है या वो आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करती है, ठीक उसी समय पर मैं ज़रूर आकर देखूंगा। जब कुछ दिन के बाद वो आदमी उनके घर पर गया देखने के लिए, तो वो आदमी देखकर ही ये बात बताया कि इनके शरीर में एक नहीं बल्कि दो दो आत्माओं का वास है और जिस आदमी के झोपड़ी में ये गई हुई थी वो एक आघोरी था। उसके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ थी और आत्माएं थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप लोगों ने बिना उसकी परमिशन के उसकी झोपड़ी में चले गए। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सब चीज़ ठीक हो जाए तो आप लोगों को दोबारा उसके पास जाकर माफ़ी मांगनी होगी। बस फिर क्या था, हम सभी लोग उनको लेकर उसी झोपड़ी को ढूंढने निकल गए और शाम के करीब 6 बजे के आसपास ठीक उस झोपड़ी के बाहर जाकर पहुंच चुके थे। फिर हम लोगों ने उनसे बहुत क्षमा मांगी और उनसे कहा कि कैसे भी इसकी पत्नी को ठीक कर दो। उस बाबा ने या उस आघोरी ने दोबारा से कुछ मंत्र पढ़कर उस पर फूंक दिए, जिसके बाद वो औरत एकदम से नॉर्मल हो गई। और एक अजीब बात ये भी थी कि इतने दिनों में उसके साथ जो कुछ भी घटा वो उसे बिल्कुल याद नहीं था। वो वहीं बेहोश होकर गिर गई थी और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लगभग 8-10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आज वो लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं। हमारे ख़ास फैमिली फ्रेंड भी बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी चेतन पवार जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी निशु यादव ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निशु यादव है। एक दिन रात के कुछ 2 बजे मुझे बाथरूम जाना था, तो मैं नींद से उठा और मैं बाथरूम गया। जैसे ही बाथरूम में गया और बाथरूम यूज़ करके बाहर आया, मैंने देखा कि मेरी घर की छत की दीवार पे एक औरत खड़ी है और वो औरत बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो रोए जा रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और भाग के अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह में ये बात मैंने अपने भाई को बताई, तो उसने मुझसे कहा कि तू पागल हो गया है,
कुछ भी सोचता है, या तो तू शायद दारू रात में ज़्यादा पी लिया होगा, इसीलिए ये सब तेरा वहम है। लेकिन मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कर। तो उसने कहा कि ठीक है, आज मैं तेरे साथ रहूँगा, देखता हूँ कि क्या होता है। उस दिन वो रात को मेरे पास आ गया सोने के लिए। रात को 2 बजे हमने उसी दीवार पर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। इस पर मेरे भाई ने कहा, देखा कुछ भी तो नहीं है। फिर जैसे ही हम पीछे मुड़े कि वो औरत हमारे पीछे ही खड़ी हुई थी, और इस बार उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा भी था। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। फिर भी हमने उस औरत से कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि आप कौन हो? इतनी रात को हमारी छत पर क्या कर रही हो? इस पर उस औरत ने जो कहा वो सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर ही रहा करती थी। 5 महीने पहले उसकी मौत हो गई थी। दरअसल उस औरत की डिलीवरी होने की थी। डिलीवरी के दौरान उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, पर उसकी अस्थियों को बहाया नहीं गया था, जिस कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो इधर उधर भटक रही है। इस पे हमने कहा, तो आपकी अस्थियों को बहाया क्यों नहीं गया? इस पर फिर उस औरत ने बताया कि मेरा पति मुझसे बहुत नफरत करता था। उसने मेरा अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन मेरी अस्थियों को नहीं बहाया। तो अब हम पूरा मामला जान चुके थे और अगले ही दिन हमने उस औरत के बारे में पता करके उसके पति को ये बात समझाई। उसके बाद हमने जाकर उस औरत की अस्थियों को विसर्जित कर दिया और फिर वो औरत और वो बच्चा हमें कभी दिखाई नहीं दिए। हो सकता है कि उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई होगी। और उस घटना के बाद, या यूँ कहिए कि अस्थियां बहा लेने के बाद, हमें भी एक अजीब सी संतुष्टि मिली। तो दोस्तों, ये थी निशु यादव की छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शैलेंद्र जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 1993 की है। ये घटना उस समय की है जब मेरे दादाजी इस दुनिया में थे। अब वो हमारे साथ नहीं हैं। चलिए घटना पर आता हूँ। मेरे दादाजी उस समय मुझे बताए थे कि हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है। कहते थे कि वो जंगल श्रापित जंगल है। वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो जिंदा लौट कर नहीं आता, और जो जिंदा लौट कर आ भी जाता है तो वो पागल हो जाता है या फिर वो अपनी बुद्धि खो बैठता है। उसके बाद मानो उसका दुनिया में रह के या नहीं रह के कोई मतलब नहीं होता है। ये बात मेरे दादाजी से तो मैंने सुना था। इसी के साथ साथ गांव में और भी कई सारे ऐसे लोग थे जो इस बात पर विश्वास करते थे। मुझे तो ये अफवाह लगती थी। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों को बताया तो वो लोग भी मेरी ही तरह थे। इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिए। हमारी उम्र उस समय 20 साल के आसपास की होगी। मेरा एक दोस्त था जिसे हम लोग पिंटू कहकर बुलाते थे। वो कहने लगा कि चलो ना एक बार हम लोग उस जंगल में जाकर देखते हैं। मैंने भी इस पर हामी भर दी। उसने कहा कि हम लोग शाम में 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जाएंगे, क्योंकि दिन में हमें सबको काम रहता था। मैंने कहा ठीक है। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम लोग जंगल के लिए निकल गए। वो जंगल हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। हम वहाँ पर जब पहुँचे तब कुछ 6 बज चुके थे और मानो सूरज डूबने को था। जब हम लोग जंगल के अंदर प्रवेश किए तो जंगल बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। सभी जानवर या सभी पशु पक्षी मानो अपने अपने घोंसले में जा चुके थे। हम लोग वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस कर रहे थे जैसा किसी वीरान हवेली में आ गए। उस जंगल में मुझे तो एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी, लेकिन देखना भी था कि इस अफवाह में कितनी सच्चाई है। इसीलिए उस जंगल के बीचों बीच जाने का हम लोगों ने फैसला लिया। धीरे धीरे हम लोग अंदर जा ही रहे थे कि हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें ऐसी थी जैसा मानो पत्थर से एक पत्थर टकराता है। ऐसा लग रहा था कि कोई लकड़हारा शायद लकड़ियाँ काट रहा होगा या कुछ काम कर रहे होंगे। लोग वहाँ पर जो भी होंगे वो अपने अपने कामों में बिजी होंगे, लेकिन हमें तो कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी ये बात समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। धीरे धीरे अंदर जाने के बाद हमें दूर
एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। हम लोग जब उस तालाब के पास गए तो हम लोगों ने देखा कि उस तालाब के ऊपर 2 लाशें तैर रही थी और सबसे बड़े अचंभे की बात ये थी कि वो लाश किसी और की नहीं, मेरे ही दोस्तों में से 2 दोस्त की लाश थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी इनकी शक्ल मिल सकती है। हूबहू दोनों ही सेम दिख रहे थे। यही नहीं बल्कि जो कपड़े भी पहने थे वो भी सेम थे। हम ये देखकर बहुत घबरा गए और वहाँ से तुरंत भाग जाने का फैसला किया। हम लोग जब वहाँ से पलटे भागने को, तभी ही उनमें से मेरे एक दोस्त का पैर फिसला और वो तालाब में गिरा। हम लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वो तालाब में डूबकर मर गया। जो दूसरा दोस्त था हमारा, हमने उसे पकड़ा और वहाँ से भाग निकले। जब जंगल से भाग रहे थे तो कुछ ही दूरी पर आने के बाद उसका पैर पता नहीं कैसे फिसल गया और वो भी गिर गया। गिरते ही उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर जाकर लगा और उसकी मौत भी तुरंत वहीं पर हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो अपने आप खींचता हुआ उसी तालाब की ओर जा रहा था। यही नहीं, हमने ये भी देखा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी टांगों से उसे पकड़कर घसीटते हुए तालाब में ले जा रही थी। ये देखना था कि मानो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई और डर के मारे हमारे पैर वहीं जम गए। बस फिर क्या था, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि सभी लोग भगवान का नाम लो और यहाँ से निकलो। हम सभी लोगों ने भगवान का नाम जपना शुरू किया और वहाँ से अपना जान बचाकर उस जंगल से बाहर निकल गए। इसके बाद गांव में वो दोनों दोस्तों को बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वो कहाँ गए, गांव वाले इसी बात को लेकर परेशान थे। कई सालों के बाद हमारे एक दोस्त ने ये बात उसके घर पर जाकर बता दी। जब ये बात उसके घर पर पता चली तो मेरे दोस्त को उसके घर वालों ने खूब मारा पीटा। कहने लगे, इतने सालों से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं और ये बात तुम लोग आज बता रहे हो। मेरे दोस्त ने कहा भी कि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसीलिए ये बात आप सभी लोगों से छुपा कर रखी। लेकिन उसके घर वालों को इतना गुस्सा था कि उसको बहुत पीटा, जिस वजह से वो बेचारा 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और उस दिन के बाद से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस जंगल में जाने की। फिर कुछ समय बीता। उसके बाद कुछ 2001 में एक घटना और घटी। कहते हैं कि कुछ लोग गांव में उसी जंगल का सर्वे करने आए हुए थे। शायद वो लोग सरकारी ऑफिसर थे। जंगल में जाने वाले तो 4 थे, लेकिन वापस उनमें से लौटकर सिर्फ एक ही आया, और जो एक आया भी उसने अपनी बुद्धि खो दिया। वो पागल हो चुका था और अब वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। गांव वालों का कहना है कि जो कोई भी उस जंगल में जाएगा उसके साथ यही हालत होगी। हमें लगा कि शायद बात अब भी ख़त्म नहीं हुई है और इसी वजह से लोग उस जंगल में नहीं जाते। जब मैं कई सालों के बाद उसके बाद अपने गांव गया, कुछ 2004 या 5 में, तब मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने घर वालों से पूछा कि दादाजी की तबीयत अचानक इतनी कैसे ख़राब हो गई। घर वालों को समझा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्र भी हो गई है, इसीलिए इनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। मेरे दादाजी ने मुझे अपने पास बुलाया और धीरे से मेरे कान में कहा कि उस जंगल की ओर दोबारा कभी मत जाना। मैंने कहा, दादाजी मुझे जंगल में गए हुए या वहाँ से लौटे हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, मैं अब क्यों उस जंगल में जाऊँगा। वो कहने लगे, जब मैं कुछ समय पहले, या फिर यूँ कहिए कि कुछ दिन पहले रात में वहाँ से लौट रहा था उस जंगल के पास से, तो उन्होंने एक चमकती आँखों वाले आदमी को देखा जिसका बड़ा सा शरीर था और आँखें उसकी किसी लाइट जैसी चमक रही थी। वो दादाजी को देखकर उनका पीछा करने लगा और उसने दादाजी पर हमला भी किया, लेकिन दादाजी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आ गए। उसी की वजह से, या यूँ कहिए कि उसी डर की वजह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो कुछ ही दिनों में चल बसे। उसके बाद में जब ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई,
तो घर वालों का कहना ये था कि अगर ये बात सच्ची थी तो इसमें कोई शक नहीं कि दादाजी की मौत उसी डर की वजह से हुई है। और जितने भी लोग हमारे गांव में रहते थे, यानी कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, वो सभी लोगों ने गांव के घर को बेचकर हमेशा हमेशा के लिए हमारा गांव ही छोड़ दिया और सभी लोग अपने अपने अलग अलग काम के हिसाब से शहरों में बस गए। अभी कई ज़माने के बाद 2019 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब मैं अपने गांव गया 2019 जनवरी में, तो गांव एकदम पहले जैसा नहीं था, यानी पूरा बदल चुका था। गांव जाने के बाद मुझे एक बार को वो जंगल का ख्याल आया भी, लेकिन तुरंत मैंने खुद को समझाया कि उसी जंगल की वजह से हम लोगों ने क्या क्या खोया है और क्या क्या देखा है। और जो दोस्त मेरे गांव में रहते थे, जब मैं उनसे मिला तो उन लोगों ने भी कहा कि अब उस जंगल की ओर कोई नहीं जाता है, बल्कि जंगल के पास में जो लोग रहते भी थे उन्होंने भी अपना घर वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले गए। तो दोस्तों, ये थी शैलेंद्र जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वीना जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वीना है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो आज से कई साल पुरानी है। हमारे गांव में बहुत समय पहले एक गरीब परिवार रहता था, जिनको हमारे गांव वाले पानी तक नहीं देते थे, क्योंकि वो छोटी जाति से बिलोंग करते थे। लेकिन हम तो अभी ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं। बहुत साल पहले एक बार उस परिवार में सारे मेंबर्स को इतना भयानक बुखार आ गया कि वो पानी पानी करके तड़प तड़प के एक के बाद एक मर गए। लेकिन मेरे गांव में से किसी ने उनको पानी तक नहीं दिया। उनके मरने के कुछ टाइम बाद उनकी आत्माएं सारे गांव में रात के वक्त सबके घर के सामने जाकर रोती थी और पानी मांगती थी। और अगर कोई उनके सामने आ गया तो मानो उस व्यक्ति की मौत पक्की है। हमारे गांव में जब एक एक करके लोग मरने लगे तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने आपस में डिसाइड किया कि आत्माओं की बात हमको सुननी होगी कि ये चाहते क्या है। तो इससे ये हो सकता है कि हमारे गांव में सब जगह शांति फैल जाए। फिर हमारे गांव के एक बुजुर्ग थे, वो हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। सारा गांव उनको मानता था। उनके पास बुरी आत्मा आने की हिम्मत तक नहीं करती थी और वो उस समय कुछ 94 ईयर्स के थे। सारे लोग उनसे मदद मांगने गए कि अगर ऐसा ही सब मरते रहे तो गांव तो मानो वीरान हो जाएगा और यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। फिर वो बुजुर्ग आदमी ने उनके घर पर, जहाँ पर वो परिवार रहता था और सब लोग मरे थे, वहीं पर अपनी पूजा और तंत्र मंत्र की शक्ति से उस जगह को बांध दिया। और उस दिन के बाद से वो आत्मा उस रेखा से बाहर नहीं आ पाई। लेकिन रात के 12 से 3 बजे तक इतना चिल्लाने की आवाज़ें आती थी कि लोग वो आवाज़ों से परेशान रहने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। बस उस आत्माओं से, या फिर यूँ कहिए कि अब उनकी आवाज़ों से छुटकारा चाहिए था। सभी लोगों ने मिलकर दोबारा उसी आदमी को बुलाने का सोचा, जो कि 94 ईयर्स के बुजुर्ग थे। वो दोबारा वहाँ पर आए और उन्होंने अपने कुछ तंत्र मंत्र से वो आत्माओं को वहाँ से भगा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक आत्मा बदला लेने की भावना से उस गांव में फिर से आ गई और उसने किसी जानने वाले की आवाज़ निकालकर वो बुजुर्ग को घर से बाहर निकाल लिया और धोखे से उनको पीछे से वार करके मार दिया, ताकि वो फिर से कोई मंत्र ना बोल सके। और उसी वक्त वो बुजुर्ग आदमी वहीं पर मर गए और दोबारा गांव में आत्माओं का तांडव शुरू हो गया। लोग अपने बच्चों की जान बचाने के लिए गांव से भागने लगे और दूसरी जगह जा जाकर शिफ्ट होने लगे। आज हमारे गांव में कोई नहीं रहता। आज भी जब मैं अपने गांव जाती हूँ तो उस जगह को पार करते वक्त एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होती है और एक अजीब सा डरावना डर लगता है। ऊपर से वो टूटे हुए घर जो अपने आप में एक कहानी कहते हैं। मैंने कई बार अकेले जाने की हिम्मत की, लेकिन जा नहीं पाई। गांव वालों की एक बात मुझे ठीक नहीं लगी कि किसी भी मरते हुए को उन्होंने पानी तक नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हमारे गांव में कोई नहीं रहता है और गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा है। मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है।
तो दोस्तों ये थी वीना जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी रेहान जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रेहान है और आज जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटी थी। मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरे गांव की इससे बेइज्जती हो जाएगी। ये बात 2004 या 2005 के बीच की है। मेरे मामा मेरे पिताजी एक दिन पिक्चर देखने जा रहे थे दूसरे गांव में। क्योंकि हमारा गांव बहुत छोटा था इसीलिए हमारे गांव में कहीं पिक्चर नहीं लगती थी। तो वो दिन मेरे अब्बा मेरे मामा के साथ जब जा रहे थे उनको रास्ते में कोई खड़ा हुआ दिखा। तो मेरे पिताजी को लगा कि ये कोई शायद हो सकता है अपने ही गांव वाला होगा जो अपने खेत का काम कर रहा होगा। तो मेरे मामा ने कहा कि चलो हमें तो लेट हो रहा है पिक्चर देखने में। मेरे पिताजी बोलने लगे कि 2 मिनट रुक जा, मैं बीड़ी जलाकर पी लेता हूँ। मेरे मामा बोले पी ले। मेरे अब्बा पीने लगे। तो उतने में मेरे मामा ने देखा कि मेरे अब्बा के पास कोई आ रहा है और मेरे अब्बा को लगा कि जो भी है ये मेरे पास किसी काम के लिए आ रहा होगा। मेरे मामा ने थोड़ा गौर से देखा उसके पैर के पास, तो देखा कि उसके पैर ही नहीं है। मेरे अब्बा और मेरे मामा ये देखकर डर गए और धीरे धीरे चलते चलते मेरे अब्बा के पास आया और मेरे मामा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि मुझे भी बीड़ी दे दो, मुझे बीड़ी पीना है। मेरे अब्बा ने डरते हुए बोले कि तुम हो कौन? उसने बोला मैं कोई भी हूँ, उससे तुम्हें क्या, बस मुझे बीड़ी दे दो। मेरे अब्बा ने उसे बीड़ी पीने को दे दिए और वो बीड़ी पीने चला गया। मेरे अब्बा और मामा ने कहा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ से निकल चलो। उसके बाद मेरे अब्बा और मेरे मामा पिक्चर देखकर वहाँ से घर पर आ गए। घर पहुँचकर सबसे कहा कि उनके साथ जो भी हुआ रास्ते में वो बहुत ज़्यादा डरावना था। और फिर उस घटना के बाद से मेरे अब्बा और मेरे मामा कभी भी रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलते थे। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना रेहान जी की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी अलीशबा मज़हर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अलीशबा मज़हर है और मैं कराची पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे दोस्त के पिताजी के साथ हुआ था। वो बताते हैं कि ये बात तब की है जब उनके फादर अमेरिका से वापस पढ़ाई कर कर आ रहे थे। उनका इस दुनिया में उनकी एक बुआ के अलावा कोई नहीं था। तो वो सीधा एयरपोर्ट से उन्हीं के घर की तरफ चले गए। उनका घर शहर से हट कर था। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद वो अपनी खाला के घर पहुँचे। काफ़ी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उनकी खाला ने दरवाज़ा खोला और कहा बेटा अंदर आ जाओ, यहाँ रात को बाहर खड़े होना भी ठीक नहीं है। वो फिर अपना सामान उठाकर अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने अपनी बुआ से पूछा कि आप मुझे बस बता दो कि दाल और चावल का डब्बा कहाँ रखा है और आप जाकर सो जाओ, मैं नहाकर खुद खाना बना लूँगा, आपको तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी बुआ ने उन्हें बोला कि यहाँ गैस के पीछे दाल और चावल का डब्बा रखा हुआ है। फिर वो सोने चले गई। वो नहाकर किचन में गए तो उनको कहीं दाल और चावल का डब्बा नहीं मिला। उनको किचन से ही आवाज़ लगाकर अपनी खाला से पूछना पड़ा कि बुआ आपने वो कहाँ रखे हैं, मुझे मिल नहीं रहा है, आप एक दफ़ा और बता दें कि वो डब्बा कहाँ है। उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया, लेकिन फिर से वो डब्बा उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने किचन से ही आवाज़ लगाई कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहीं आकर बता दीजिए कि डब्बा कहाँ है, तो मैं खुद ही लेकर बना दूंगा। इसके जवाब में उन्होंने देखा कि बुआ के कमरे से बड़े बड़े लंबे हाथ निकलते हुए आए और चावल का डब्बा उनके हाथ में दे दिया और कमरे से आवाज़ आई कि बेटा यहीं तो रखा हुआ था। उनको कुछ समझ नहीं आया। वो फौरन वहाँ से भागे और अपने एक दोस्त के घर पर चले गए। वहाँ जाकर जब उन्होंने अपनी बुआ के बारे में पूछताछ की तो ये पता चला कि उनकी बुआ की तो मौत हो चुकी थी और इसके साथ उन्हें ये भी पता चला कि उनकी खाला की मौत कुछ रहस्यमयी तरीके से हुई थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला। ये सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए और 1 महीने तक बहुत बीमार भी रहे। तो दोस्तों
ये थी अलीशबा मज़र जी की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।